दोस्तों भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, भारत बहुत विशाल देश रहा है और हम बात करेंगे मध्यकालीन के समय में, तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था और अवसान के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन संस्कृति। संस्कृति यहाँ की जो थी भारत की, अभी तुर्कों के आने से पहले जो चीज़ें यहाँ पर चल रही थीं, वो यहाँ के स्थानीय परिवेश और लोगों की परंपराएँ थीं। लेकिन बाहर से जब आक्रमण हुए, तो उनका जो मिला-जुला असर रहा, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा सल्तनतकालीन विचारधारा और भाषा, रहन-सहन, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, यानी 1206 ईस्वी में सल्तनत की स्थापना, तुर्की सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। क्योंकि नए लोगों का जब आगमन होता है तो अपनी वो जो उनके साथ परंपराएँ, विधाएँ और जीवन शैली थी, वो यहाँ पर लाते हैं और यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली थी, उससे इंटरैक्ट होता है, एक मिलन होता है। तो शासन, प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला, ये जो क्षेत्र थे, इन दृष्टिकोणों से हम समझ सकते हैं कि क्या-क्या प्रभाव पड़ा होगा। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म और शासन प्रबंध, साहित्य और विज्ञान तथा स्थापत्य कलाएँ थी। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ की भी एक उन्नत और उत्कृष्ट कला थी, यहाँ का भी साहित्य था, यहाँ की भी अपनी एक प्रशासन व्यवस्था थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि इनका मिलन और कैसे व्यवस्था का समागम होता है। इन दोनों के मिलन ने एक मिली-जुली संस्कृति का विकास किया। हालाँकि जब अरबी आक्रमण हुए तो उतना प्रभाव नहीं रहा। गज़नवी के जब आक्रमण हुए तो उसका भी प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि गज़नवी ने अटैक बार-बार किए और लूट के चला जाता है। लेकिन गौरी के बाद जो यहाँ पर तुर्की सल्तनत और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उससे यहाँ का जनजीवन प्रभावित हुआ और उसके प्रभाव में आया। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में और अंत 1526 ईस्वी, जब इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का अटैक होता है, मंगोल और मुगल, तो उसके अटैक से, यानी एक लंबा समय था, लगभग 300 वर्षों का काल था। 1206 से 1526 ईस्वी, इस प्रकार भारत में जो सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, ये बहुत लंबा पीरियड था। इन 300 वर्षों में जन-जन और जहाँ-जहाँ पर तुर्क सल्तनत का प्रभाव रहा, वहाँ-वहाँ पर निश्चित रूप से इस्लाम का और मुस्लिम परंपराओं का, कला का, साहित्य का प्रचार-प्रसार निश्चित रूप से हुआ। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ये तो हम लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक इतिहास में देखा कि सुल्तान ही सब कुछ होता था। सुल्तान ही राजा होता था, सुल्तान ही सेनापति होता था, सुल्तान ही न्याय अधिकारी होता था। तो सुल्तान का जो महत्व होता था, वो सर्वोपरि होता था, सबसे ऊँचा होता था। तो कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। वो कानून बनाता भी था, मतलब साम्राज्यवादी शासन में, या यूँ कहें कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, जब सुल्तान ही सब कुछ होता था, वही राजा होता था, वही न्यायाधिकारी होता था, न्यायकर्ता होता था, वही नियम बनाने वाला होता था, वही नियम को लागू करवाने वाला होता था, सब कुछ वही होता था। सुल्तान एक तरह से अपने आप में सब कुछ था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। अगर वो कहीं भी ज़रूरत होती थी तो छोटे-छोटे राज्यों में या अपने अधीनस्थ राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। मान लीजिए उसने किसी न्यायाधिकारी या न्यायाधीश को नियुक्त किया और उसने कोई न्याय किया और उस न्याय में किसी को परेशानी हो रही है या उसको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ वो सुल्तान के साथ अपील कर सकता था, अपनी कंप्लेंट कर सकता था। जैसा कि आज है, सेशन कोर्ट में अब कोई डिसीजन लिया जाता है और अगर कोई उससे वो ऐसा मान्यता नहीं रखता है या लगता है किसी को कि जिसने सेशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर हाई कोर्ट डिसीजन जो करता है, तो कहीं न कहीं अगर पीड़ित को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और हाई कोर्ट ने डिसीजन गलत दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ऐसी व्यवस्था थी कि अगर सुल्तान का न्यायाधिकारी या न्यायाधीश जो होता था, वो अगर कहीं न कहीं जो डिसीजन देता है, तो पीड़ित पक्ष को या किसी अन्य पक्ष को लगता है कि गलत हुआ है मेरे साथ, तो वो जाके सुल्तान से अपील कर सकता था, सुल्तान से शिकायत कर सकता था, मेरे साथ ऐसा डिसीजन हुआ और ये गलत है। तो उसमें फिर सुल्तान देखता था, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भूमिका होती है, तो ठीक वैसा ही था। तो सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। शासक का जितना कर्तव्य था कि वो साम्राज्य का विस्तार करे, साम्राज्य को फैलाए और
प्रजा की देखभाल करे, उतना ही महत्व था उसका कि जो आपसी झगड़े होते थे जनता और प्रजा के बीच में, तो उसको सुलझाए और एक सही निर्णय करे, ये होता था सुल्तान के अंदर में। आगे हम बात करेंगे केंद्रीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती थी, कैसे काम करती थी, तो इसके विषय में बात करेंगे। हालाँकि जो सल्तनत काल में केंद्रीय व्यवस्था थी, तो सुल्तान के आसपास ही होती थी। पूरी केंद्रीय शक्ति में सुल्तान ही आता था। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान की ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो सुल्तान ही होता था, क्योंकि सुल्तान ही सेनापति होता था मुख्य। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। सारे निर्णय सुल्तान ही करता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, सलाहकार वगैरह रखते थे। दरबार में बैठते थे 2-4 लोग सलाहकार, साहित्य कला क्षेत्र के लोग होते थे, जानकार होते थे, बुद्धिजीवी लोगों को वो अपने साथ मंत्री के रूप में रखता था। और मंत्रियों का पदासीन रहना या ना रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। पदासीन मतलब वो बने रहेंगे या उनको बदला जाएगा, ये भी सुल्तान के हाथ में होता था। तो सारा जो है शक्ति वो सुल्तान के अंडर में होती थी। ये राजतंत्र होता था एकदम से। और यही कारण होता था कि सुल्तान जब तक शक्तिशाली रहता था, तब तक तो साम्राज्य विस्तार भी होता था, साम्राज्य सुरक्षित भी रहता था और विद्रोह भी नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही सुल्तान कमज़ोर पड़ता था, तो जो केंद्रीय शक्ति थी, वो कमज़ोर हुई नहीं कि धीरे-धीरे फिर क्या होता था, आस-पास के जो गवर्नर होते थे, प्रांतीय शासक होते थे, सैनिक जो होते थे, मजबूत सैनिक जो होता था, वो विद्रोह कर देता था और फिर खलबली मच जाती थी और फिर इसमें जो शक्तिशाली होता था, वो सुल्तान अपने आप को घोषित कर देता था। तो ये एक स्वाभाविक कल्चर बन गया था, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता था। कब क्या हो जाए, तो सुल्तान खुद भयभीत रहता था और वो भय का ही शासन करता था। इससे ये पता चलता है कि शक्ति जहाँ पर प्रदर्शित होती थी, तो वहाँ लोक भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। शक्ति ही सत्ता थी उस समय। तो शक्ति जब तक शक्तिशाली रहता था सुल्तान, तभी तक सुल्तान अपने आप को सुरक्षित समझता था और होता था। जहाँ भी शक्ति या कमज़ोर हुई, वहीं उसके विद्रोह शुरू हो जाते थे। कई-कई बार तो विद्रोह दबाने में सफल भी रहते थे सुल्तान, लेकिन अनेकों बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्र हो गए और फिर इसके बाद खुद सुल्तान बदल गया। तो ऐसी स्थिति तब आती थी कि अमीर और उलेमा वर्ग और अन्य लोग भी विद्रोही के साथ हो जाते थे, तो सुल्तान कमज़ोर पड़ जाता था। आगे कहते हैं मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय-समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। तो ये तो सुल्तान के हाथ में होता था कि जब चाहता था मंत्री के अधिकार और उसके काम में परिवर्तन होता रहता था। अब आते हैं हम प्रांतीय शासन में। प्रांतीय शासन क्या था कि समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। समस्त देश का मतलब था कि जिस सुल्तान का जितना साम्राज्य होता था, वो छोटे-छोटे प्रांतों में डिवाइड कर देता था और वहाँ पर अपना एक अधिकारी नियुक्त करता था। ठीक वैसे ही जैसे आज पूरा देश एक राष्ट्र है और इसके कई छोटे-छोटे प्रांत हैं, लगभग 30-31 प्रांत हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइडेड है। इसका सबका अपना-अपना एक चीफ मिनिस्टर वगैरह है और चीफ मिनिस्टर में एक गवर्नर है और उनके फिर अपना एक कैबिनेट मंत्रालय है। तो ठीक उसी प्रकार आज के समय की तरह ही दिल्ली सल्तनत काल में भी छोटे-छोटे जो उनके राज्य थे, उनको बाँटा और बाँटने के बाद उनको जो है अपने साम्राज्य को बाँट के और उनमें अधिकारी नियुक्त किए। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत विलायत कहा जाने लगा। हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय में जो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था और जो प्रांत का जो अधिकारी होता था उसको इक्तादार कहते थे। बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था। जो स्टेट यानी आज का स्टेट और उस समय का प्रांत या इक्ता या सूबा भी बाद में कहा गया। तो इसमें जो गवर्नर होता था, जो अधिकारी होता था, उसको गवर्नर कहा जाता था। जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। इसको अनेक शब्दावलियों से जाना गया है। जो प्रांत का गवर्नर होता था, वो उसी को इल्तुतमिश के समय में इक्तादार कहा जाता था, बाद में मुफ्ती कहा गया और वली भी कहा गया। तो ये शब्दावलियाँ हैं, पद एक ही है, काम एक ही है, लेकिन शब्दावली अलग-अलग है। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। गवर्नर जो भी होता था, गवर्नर बनाना या इक्तादार बनाना या मुफ्ती बनाना या वली बनाना, ये काम सुल्तान का होता था और सुल्तान जिसको समझता था कि ये मेरे बहुत ही विश्वास पात्र है, ये शक्तिशाली है और ये वहाँ का सूबेदार बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ का राज्य जो होगा, वो सुरक्षित रहेगा और साम्राज्य विस्तार करेगा, वहाँ की प्रजा को संतुष्ट रखेगा और मुझे भी टैक्स देगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सुल्तान एक व्यक्ति को या एक काबिल सेनापति को या सैनिक को इक्तादार या सूबेदार या मुफ्ती या वली नियुक्त करता था किसी राज्य का। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। ये तो उसमें उत्तरदायी नहीं होगा तो सुल्तान बनाएगा क्यों? सीधी-सी बात थी। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था, ये भी है। हाँ, कानून व्यवस्था ना बना पाने से उसको कई बार बदलना भी पड़ता था। तो उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था।
ज़ाहिर-सी बात है, ये तो हमने बात बता ही दी। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। अब ज़ाहिर-सी बात है जब किसी राज्य का उसको गवर्नर या इक़्तिदार या सूबेदार या मुफ्ती या वली बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके पास सैनिक होंगे, घुड़सवार होंगे, पैदल होंगे और उसके अंडर में होंगे, तभी जाके वो शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था देख पाएगा और कर पाएगा। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। ठीक प्रांतों में जो इक़्तिदार या सूबेदार या जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, उनका सेम सुल्तान की तरह ही पद होता था, लेकिन बस अंतर इतना होता था कि वो सुल्तान के अधीन होता था। जब मामला उसके अंडर से बाहर हो जाता था, उसके क्षेत्र से या उसके क्षमता से बाहर होता था, तो वो सीधे स्वभावतः वो केंद्रीय शासन को ट्रांसफ़र हो जाता था और उसी के पास जाता था। यानी सुल्तान फिर उसको अंतिम रूप से डिसीज़न लेता था, जो सही होता था, जो उसे लगता था वो करता था। तो अंतिम जो उत्तरदायित्व था, वो सुल्तान का होता था और अंतिम रूप से जो गवर्नर होता था, वो अपने कार्यों के प्रति सुल्तान के लिए वफ़ादार रहते थे और उत्तरदायी होते थे। जो भी काम करते थे, वो सुल्तान के लिए करते थे। तो इस प्रकार वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस प्रकार आज स्टेट टैक्स कलेक्शन और सेंट्रल टैक्स कलेक्शन, तो इस तरह वहाँ उस समय भी गवर्नर जो टैक्स कलेक्शन करता था, तो वो अपने खर्च या जो भी सुल्तान और गवर्नर के बीच में जो सामंजस्य बन जाता था, तो उस हिसाब से जितना एकता होता था बड़ा, उसी हिसाब से टैक्स उसको कलेक्शन देना पड़ता था कि सुल्तान का इतना भाग होता है और इतना वो देगा। इसके बचे हुए भाग से वो अपने साम्राज्य को देखेगा और प्रजा को सँभालेगा, अपनी शासन सत्ता देखेगा। तो इस प्रकार केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासनों के बीच में एक पारस्परिक संबंधों का आदान-प्रदान होता रहता था। प्रांतों में काज़ी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। काज़ी एक पद होता था और सद्र भी एक पद होता था, वो नियुक्त किए जाते थे। प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जा सकते थे, काज़ी और सद्र। एक ही आदमी को बना दिया जाता था या अलग-अलग भी बना दिए जाते थे। काज़ी के रूप में दीवानी मामलों में न्याय करते थे। दीवानी मामला मतलब जैसे भी ज़मीन संबंधी है, घर के विवाद संबंधी है और भी एक आध विवाद, तो ये दीवानी मामले हैं, इन पर जो है काज़ी न्याय करते थे। तो सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। जो सद्र होते थे, तो वो धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक यानी धार्मिक जो अनुदान होता था, अनुदान मतलब जो धर्म में के लिए चंदा दिया जाता था, पैसा धन दौलत मिलता था, तो उसके रूप में वो सद्र के रूप में काम करते थे। उसका लेखा-जोखा, उसका रख-रखाव, ये सारी चीज़ें सद्र करता था। तो अगर एक ही आदमी होता था, तो दीवानी मामलों की सुनवाई करता था, तब वो काज़ी होता था और जब धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक के रूप में काम करता था, तो वो सद्र होता था। प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे। आज हम सरकार कहते हैं, तो सरकार से आज का बोध होता है कि हम जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो सरकार कहते हैं, तो सरकार का मतलब हमारा होता है योगी और मोदी से। तो केंद्रीय सत्ता में है मोदी जी, तो हम सरकार का मतलब लेकिन उस समय सरकार का मतलब होता था जनपद। जिले से जो निचली इकाई होता था, तो सरकार का मतलब ये होता था कि जिला जिन्हें जिले कहते हैं, उन्हें उस समय सरकार कहते थे। इसके नीचे उपसंभागीय परगना वगैरह होते थे। जिले के नीचे के जो उपसंभागीय यानी कि जिले की जो छोटी इकाई होती थी, उसे सिक कहते थे। ये उस समय की एक शब्दावली है सिक, सिक यानी कि सरकार और सिक। तो कई सिक मिलके सरकार बनते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख जिले के जो अधिकारी होता था, उसको सिकदार कहा जाता था। सिक के अधिकारी को सिकदार कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार और सॉरी जिले का जो अधिकारी होता था, उसे प्रमुख सिकदार कहते थे और जो सिक होता था यानी कि जिले से छोटा जैसे आज का जो उप जिलाधिकारी है, तो उसे सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी-अपनी इकाइयों में मुख्य रूप से कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे। कार्यकारी का मतलब ये कि एग्ज़ीक्यूटिव यानी कि इनका इनका काम नियम बनाना नहीं होता था। इनका काम नियम जो बन के आ गया उसको अमल में लाना और काम करवाना उसके अनुसार। नियम बनाना तो काम सुल्तान का होता था और नियम वहाँ से बन के आते थे। जो भी स्वतंत्र स्थिति होती थी, उन स्थितियों या उन विषयों पर नियम इक़्तिदार या प्रांतीय अधिकारी बना देता था। अब इनका काम होता था सिर्फ़ कार्यकारी यानी अमल कराना, एग्ज़ीक्यूट कराना कि कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जाए। तो ये इनकी भूमिका होती थी। सिकदार होते थे या प्रमुख सिकदार होते थे, तो इनका काम होता था कि अमल कराना, एग्ज़ीक्यूट करना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। एक पद आता है आमिल, यानी जो जनपद होता था, जिला होता था, जिसे सरकार कहते थे, वो छोटी इकाइयों में डिवाइडेड होता था, जिसे सिक कहते थे और प्रत्येक सिक में भू राजस्व यानी कि जिसे आज लगान कहते हैं, टैक्स वसूल करने के लिए एक अधिकारी होता था, जिसको आमिल कहते थे। आमिल एक पद होता था। आज के समय में जैसे लेखपाल है, अमीन है, तो ठीक उसी प्रकार आमिल भी होते थे। सिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। फौजदार भी एक पद मिलता है।
तो इनका काम था कि जो भी कोष होता था वो कलेक्शन होता था, तो कोषाध्यक्ष होता था उसका, तो वो होता था फौजदार सिख में। आमिल, आमिल के फौजदार होता था। तो आमिल का काम होता था कलेक्शन वगैरह करना, और फौजदार कोषाध्यक्ष होता था, वो कलेक्शन करके जमा करता था और बाकी चीज़ें होती थी। इस तरह ये प्रांतीय शासन की व्यवस्था चल रही थी। अब आते हैं हम लोकल, स्थानीय शासन, यानी कि हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा कि केंद्रीय सत्ता किस प्रकार काम करती थी और प्रांतीय सत्ता या प्रांतीय राज्यों में, प्रांतों में किस प्रकार शासन व्यवस्था होती थी। अब आते हैं स्थानीय, क्योंकि प्रांत, प्रांत के बाद सरकार, और सरकार के जो प्रमुख होते, सरकार की जो नीचे इकाई होती थी वो प्रमुख सिकदार और सिक, ये एक प्रांतीय शासन की शासन इकाई हो गई। अब आते हैं लोकल में, सिक के नीचे भी बहुत सारी चीजें होती थी। तो उसमें देखते हैं कि लोकल लेवल पर, जैसे आज हम ब्लॉक स्तर पर देखें कि ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होता है और भी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार हम ब्लॉक लेवल पर, या आज के समय में की भाषा में बोले तो ब्लॉक लेवल पर, और उस समय के हिसाब से बोले तो स्थानीय शासन के में क्या था। प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। अब देखिए, सिख जो होता था वो सरकार से निचला होता था। आज जो सरकार का मतलब जिला, जिला से नीचे क्या होता है, जिले के नीचे जो आता है वो तहसील आती है। तो ठीक उस समय भी सिख को परगनों में बांटा जाता था। तो जिला होता था परगना, आज का जो परगना है, तहसील है, वो परगना ही होता होगा। तो प्रत्येक सिख को, प्रत्येक जिले को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। आज जो पंचायत है, ठीक उस समय गांव का समूह होता था तो उसको परगना कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। आज भी जिस प्रकार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, गांव में, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है और ग्राम पंचायत का एक ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान के साथ एक शासन का अधिकारी, सेक्रेटरी जुड़ा होता है। तो ठीक उस समय भी गांव का शासन प्रणाली थी, वो एक गांव होती थी, शासन की जो मुख्य इकाई होती थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। चौधरी जो गांव का प्रमुख होता था, जैसे आज सरपंच कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं, तो उस समय मुखिया होता था जो गांव का, उसको मुकद्दम या चौधरी कहते थे। चौधरी जो होता था या मुकद्दम होता था, वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। उसकी स्थिति ठीक वैसी हुई होती थी जैसा कि सल्तनत काल में केंद्रीय सत्ता में सुल्तान की स्थिति होती थी और प्रांतीय सत्ता में, प्रांतीय स्टेज में इक्तादार की स्थिति होती थी। वही स्थिति जो सरकार यानी सिकदार की, प्रमुख सिकदार की स्थिति होती थी जिले के स्तर में, और सिकदार जो जिले से नीचे के लेवल में होता था, वही स्थानीय लेवल में परगना के, और परगना के नीचे लेवल में ग्राम पंचायत, जो चौधरी और मुकद्दम होता था, स्वतंत्र होता था, वो न्याय भी करता था लोकल का। और फिर वही स्टेज थी कि अगर किसी ग्राम प्रधान या ग्राम उस समय सिकदार, ये मुकद्दम या चौधरी द्वारा कोई गलत निर्णय होता था तो फिर वो ऊपर के अधिकारियों पर ट्रांसफर होता जाता था। सेम आज के समय में तो सिकदार, प्रमुख सिकदार, और फिर सरकार, और फिर प्रांतीय सूबेदार के पास या इक्तादार के पास मामला जाता था। इस तरह एक तारतम्य बना हुआ था, एक सीढ़ी बनी हुई थी प्रशासन की या शासन की। तो स्थानीय लोकल में जो चौधरी और मुकद्दम होते थे वो स्वतंत्र शासन चलाते थे, और गांव पर उनका पूरा एक तरह से प्रभाव होता था कि वहाँ के लोगों को देख-रेख करना। देख-रेख का मतलब यही था कि उनके बीच आपसी झगड़ों का और जो भी समस्याएँ होती थी उनको ले जाके ऊपर के अधिकारियों या ऊपर के कर्मचारियों को अवगत कराना। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। बड़ी बात थी कि ये जो मुकद्दम होता था या चौधरी होता था, एक ऐसा अधिकारी होता था कि सारे जो भू राजस्व से संबंधित चीजें होती थी, कर निर्धारण से और वसूली से संबंधित जो भी चीजें होती, उन सब का कलेक्शन चौधरी या मुकद्दम के पास होते थे। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। चौकीदार एक शब्द आता है उस समय, तो आज के जैसे चौकीदार, वॉचमैन जिसको बोलते हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं देश का चौकीदार हूँ। तो चौकीदार होता था, तो उसका काम था रक्षा करना। गांव के तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। देखिए, जो परगना अधिकारी होता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। गांव के समूह को परगना कहते थे, तो परगना का एक अधिकारी होता था। फिर उसके नीचे आता था एक गांव के समूहों का जो होता था वो परगना अधिकारी होता था। फिर एक-एक गांव आता था, उसमें मुकद्दम और चौधरी कहलाते थे, चाहे मुकद्दम कह लीजिए या चौधरी कह लीजिए। और फिर उसके नीचे आते थे चौकीदार। ये सारे पद जो है वंशानुगत हो गए थे या होते थे। ऐसी व्यवस्था उस समय चल पड़ी थी कि एक के घर में अगर कोई चौधरी हो गया या मुकद्दम हो गया या परगना अधिकारी हो गया, तो उसका बेटा, उसका बेटे का बेटा, इस तरह होता रहेगा वंशानुगत। गांव के तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था, यानी इनको अपने खर्च के लिए, क्योंकि ये ड्यूटी कर रहे हैं तो नगद वेतन नहीं दिया जाता था। ये जो इतना टैक्स वसूल करते थे उसका एक भाग, ये बहुत बड़ी बात थी, ईमानदारी की बात थी। अगर ये ईमानदारी से वसूल करके राजा को दे देते थे या सुल्तान को दे देते थे या ऊपर के अधिकारियों को पहुंचा देते थे तो ये अच्छी बात है। इन्होंने पता लगा कि
10 कुंटल गेहूँ कलेक्शन किया और इन्होंने बताया नहीं साहब 5 कुंटल ही कलेक्शन हुआ है, तो 1 कुंटल इन्होंने ले लिया और 4 कुंटल भेज दिया। तो बाकी के इनके पास तो 6 कुंटल है ना, क्योंकि वसूला तो इन्होंने 10 कुंटल था। तो इस तरह जो स्थानीय शासन के लोग थे, वो निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ियाँ हुई होंगी, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो ये पद थे, बहुत ही एक तरह से कमाऊ पद कहा जा सकता है और उस समय के लोग जो लोकल जो शासन करने वाले लोग थे, वो भी कम अमीर नहीं रहे होंगे। तो इस तरह अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर ईमानदारी से करें तो 10 कुंटल कलेक्शन हुआ है तो बताएगा 10 कुंटल हुआ है, तो 10 कुंटल में 1 कुंटल इनको मिलेगा, यानी कि 1 भाग मिलता था इनको और बाकी 9 भाग चले जाते थे उधर। तो इन्हें वसूले गए भू राजस्व का 1 भाग प्राप्त होता था। गाँव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। ये तो है ही है, पंचायतों के माध्यम से, और इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपरा यथावत रही। तो अब एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो इस मुस्लिम शासनकाल और लगभग जो सल्तनत कालीन का शासनकाल 300 वर्षों का शासनकाल रहा, उसमें शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि केंद्रीय सत्ता से लेके और लोकल यानी स्थानीय शासन के बीच का जो संबंध है, वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि डायरेक्ट सुल्तान का या सुल्तान के बहुत बड़े अधिकारियों का पंचायतों पर एकदम डायरेक्ट प्रभाव नहीं रहा। इनकी जो परंपराएँ थीं, इनके जो रीति-रिवाज थे, वो उसी अवस्था में चलते रहे जैसे पहले चल रहे थे। क्योंकि जो हम व्यवस्था देखते हैं, प्रशासनिक इकाई की जब हम अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। गाँव की स्थिति एकदम स्वतंत्र अवस्था में रही। केवल एक मामला होता है कि टैक्स और या लगान वसूली का, बाकी चीज़ें तो सब सेम थीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये सांस्कृतिक प्रभाव तो पड़ा ही होगा, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू, तथाकथित हिंदू जिसे कहते हैं, लेकिन ये यहाँ की जो कल्चर थी, उसमें कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा। मिक्स अप हुआ, ये बात सही है। इनकी भी कल्चर उन्होंने सीखी, उनकी भी कल्चर इन्होंने अपनाई, तो कल्चरल मिक्सेशन हुआ। लेकिन ज़बरदस्त प्रभाव देखने को नहीं मिलता है कि ग्रामीण स्तर में बहुत सारा बदलाव किया गया हो। ज़बरदस्ती किसी प्रथा या परंपरा को थोपा गया हो। उनकी स्वतंत्र इकाई या स्वतंत्र अवस्था होती थी। आगे हम बात करते हैं, दिल्ली के सुल्तानों में दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तो निश्चित रूप से है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकारी, अधिकतर जो उत्तराधिकारी होते थे, अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम हो गई। ये भी देखा गया है कि सुल्तान जैसे ही कमज़ोर होता था, तो इनकी शक्ति और विद्रोह शुरू हो जाते थे। शक्ति कम हुई, उधर विद्रोह शुरू हो गए। तो सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। ठीक है, ये बात तो हुई थी। जैसे ही सुल्तान कमज़ोर होता था, तो इक़्तिदार जो होते थे, प्रांतीय जो गवर्नर होता था, वो अपने आप को अगर मजबूत स्थिति में कर लेता था, तो सुल्तान बन जाता था। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो अ, बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर। अब जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने न केवल जौनपुर नगर की स्थापना की, जबकि फिरोजपुर की भी स्थापना की और फिरोजाबाद की स्थापना की। बंगाल भी तुगलक काल में स्वतंत्र हो गया था। मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़, इनमें स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई थी। यानी सुल्तान का कोई अंकुश नहीं रहा, क्योंकि सुल्तान कमज़ोर होता गया। तो जब कमज़ोर हो जाता था सुल्तान, तो उसका कोई वश नहीं चलता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। शक्ति ही मेन केंद्र बिंदु था, जिस पर सत्ता इर्द-गिर्द घूमती थी, और शक्ति खत्म हुई कि सत्ता छिन्न-भिन्न हो जाती थी, और फिर जो जैसा स्वतंत्र स्थिति अपना पाता था, वैसी स्थिति कर लेता था। आगे हम बात करेंगे सल्तनतकालीन समाज। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसकी बात किए बिना हम जनमानस और जनता के समझ को नहीं जान पाएँगे, और जो जनमानस में जो व्यवहार प्रचलित थे, जो परंपराएँ थी, विचारधाराएँ थी, वो कैसी थी, वो नहीं पता चलेगा। क्योंकि सुल्तान तो सुल्तान होता है, वो जिस चीज़ को आदेश कर देगा, उसको मानना प्रजा के लिए तो ज़बरदस्ती कहें या एक तरह से स्वाभाविक कहें, मानना ही पड़ता था। लेकिन समाज कैसा था सल्तनतकालीन? हमने प्रशासनिक इकाई और शासन व्यवस्था देखी, समाज की संरचना कैसी थी? सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में विभिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। ये स्वाभाविक था कि बाहर से कुछ लोग आए हुए थे, उनकी अपनी मान्यताएँ थी। यहाँ के लोग जो कुछ रह रहे थे, उनकी अपनी अलग मान्यताएँ थी, तो टकराव होना स्वाभाविक था, विरोध होना स्वाभाविक था। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। ये भारत की जो मूल विशेषता थी यहाँ की, पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं था, लेकिन तुर्कों के आगमन से, चूँकि उनमें एक परंपरा रही पर्दा प्रथा की, तो यहाँ पर्दा प्रथा को अपनाने के लिए एक रिवाज बना और मजबूर हुए। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। यानी आज जैसे कोई एक रिवाज है, रीति-रिवाज है, कैसे आए? एक बगल का आदमी, अगर वो अपनी किसी
पुत्र या पुत्री की शादी बड़े से गेस्ट हाउस या छोटे से गेस्ट हाउस या बाहर जाके कर रहा है, तो उसके पास या पड़ोस में रहने वाले दूसरे आदमी को भी ये लगता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, मैं समाज में रहने लायक नहीं हूँ या मेरा सामाजिक जो स्तर है वो डाउन हो रहा है। ठीक वैसा ही एक प्रचलन आया, ट्रेंड चला कि अगर पर्दा प्रथा ये लोग करते थे, तो ये लोग उनको समझाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि ये उनकी परंपरा थी, वो मानते थे। लेकिन यहाँ चूँकि बसे, तो इनको भी लगा कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, और इन्होंने उसको अपनाया। तो एक तरह से उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक नई चीज़, पर्दा प्रथा को मजबूती मिली। अब यहाँ मजबूती मिली, एक नई चीज़ नहीं आई थी। होता था यहाँ पर, स्वाभाविक होता था, लेकिन एक दबाव नहीं था। जो यहाँ पर मजबूती की बात कही जा रही है, इसका मतलब ये बहुत ही अनिवार्य हो गया, कंपल्सरी हो गया, मजबूत किया। यह प्रथा समाज के ऊँचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। जो बड़े घरानों या अच्छे घरानों के लोग थे, वो पर्दा प्रथा का प्रचलन उन्होंने और ज़्यादा किया, और एक परंपरा उनमें बन गई कि नहीं भाई, ये तो बहुत, अगर पर्दा करती हैं, तो ये मान लीजिए बहुत बड़े घरानों की हैं और ऐसे होगा। तो ये स्वाभाविक है कि दूसरे लोग भी अपनाने लगे। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लगीं। इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा, शुरुआत में तो एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा गया और अपनाया लोगों ने, लेकिन बाद में जो इसके दूरगामी परिणाम निकले कि पर्दा प्रथा से ये हो गया कि स्त्री को एक वस्तु के रूप में समझा जाने लगा, और धीरे-धीरे उनको एक पर्दे में रहने की परंपरा से बाँध दिया गया, और चारदीवारी में भी कैद कर दिया गया कि नहीं, अब जा भी नहीं सकती, ज़्यादा निकल भी नहीं सकती हैं, काम भी नहीं कर सकती हैं, पुरुष ही सब करेंगे। तो ये एक परंपरा उस समय चली, और जिसको मजबूती मिली। चल तो पहले से भी रही होगी कुछ न कुछ चीज़ें, लेकिन इनको मजबूती मिली, और एक खास वर्ग यानी कि महिला वर्ग को पर्दे के अंदर, चारदीवारी के अंदर रखने की जो प्रक्रिया थी वो तेज हुई। कहीं न कहीं बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। आज भी जैसा कि हम देखते हैं कि जितना जिसके पास धन संपत्ति और जितना वो खर्च कर सकता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना और अच्छे मकान में रहना, तो ये बाह्य आडंबर ही है। हमें मूलभूत आवश्यकताएँ जो होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड होती है, जो ज़रूरत होती है। लेकिन जो इसका आडंबर हो, जैसे आज कोई शादी समारोह होते हैं, बहुत प्रकार के भोजन बनते हैं, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस होता है, बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये चीज़ें आडंबर है, ये दिखावा है, और इस चीज़ को अपनाने के लिए या इस स्तर को अपनाने में बड़े लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। उनके पास अथाह संपत्ति थी, वो जितना चाहे खर्च कर सकते थे। लेकिन इसमें प्रतिष्ठा जो थी, हायर प्रतिष्ठा, अपने समाज में अपनी इज़्ज़त या अपनी कद को ऊँचा दिखाने के लिए ये जो परंपरा चली, आज भी उसमें एक आम जनमानस पिस रहा है। वो किसी न किसी अपने लेवल के लोग को या अपने लेवल के आदमी को बराबरी महसूस करने के लिए वो दौड़ में है कि अरे, कम से कम मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, तो जो इन्होंने किया है तो इतना तो करूँ। इस स्थिति में उस समय भी बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की एक विशेषता बन गई थी। इन सबसे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। अब जब-जब इन चीज़ों का प्रभाव बढ़ता है, तो जीवन जो नैतिक मूल्य है, उनका ह्रास होता है। लोग किसी भी तरह पैसे या धन संपत्ति कमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब कभी अवसर मिलेगा, तो हमें धन संपत्ति को दिखाने का अवसर मिलेगा, और उसके हिसाब से हमारा सामाजिक कद बढ़ेगा। तो जैसे शादी समारोह हैं और फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते थे, आयोजन वगैरह होते थे, अनुष्ठान वगैरह होते थे, तो उनमें जितनी भी संसाधनों और पैसों का जो दिखावा किया जाता था, व्यवस्थाओं का, उससे पता चलता था कि इस आदमी का कितना कद है। ये एक सामाजिक टकराव की बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। लोग जीवन के यथार्थ से आँख चुराने लगे। सही बात है। यथार्थ यानी सच्चाई, वास्तविकता। वास्तविकता क्या थी कि जैसे हैं वैसे ठीक हैं। हमें किसी की चोरी करके धन संपत्ति लाके और अपने कद को ऊँचा बढ़ाने के लिए ये अनुष्ठान, ये आडंबर नहीं करना है। तो उससे, उस यथार्थ से लोग जी चुराने लगे और दिखावे की होड़ में चलने लगे। किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे थे। अब ये बनावटी जीवन ही है कि अपनी मेहनत की कमाई को और कोई अनुष्ठान करने में हमने वर्षों से कोई चीज़, संपत्ति या धन संपत्ति जोड़-जोड़ के इकट्ठा की, और केवल 2 से 3 दिन में या 1 दिन में, 1 दिन के अनुष्ठान में सारी संपत्ति खर्च कर देंगे, और ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमारा कार्यक्रम या हमने जो अनुष्ठान किए थे वो बहुत बड़ा था, इतने लोग आए थे, इतना हमने खर्च किया, ये दिखावा, वो दिखावा। तो ये चीज़ें लोगों से ऊब गए थे इन चीज़ों से। ऊब इसलिए गए थे कि भई ये सिस्टम बन नहीं रहा था। लोग झेल नहीं पा रहे थे, थकाऊ हो गई थी, थकने लगे लोग। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। लोग सोचते थे, जब उनकी गाढ़ी कमाई
इस आडंबर में खर्च होती थी, तो उसके बाद जब खर्च होने के बाद मन शांत होता था और अ, आभाषित वो ऊँचे कद का जो भाव था, वो विलीन हो जाता था और खाली मन रहता था, तब पता चलता था कि ये जो है व्यवस्था, अगर ये ना हो, इनकी वजह से अगर हम ऐसा ना करते, तो ऐसा ना होता। क्योंकि कद जो होता है, वो नेचुरल जो होता है, जैसे ज्वार-भाटा आता है तो पानी ऊपर उठता है और गिरता है, लेकिन बाद में शांति स्थिति हो जाती है। तो ठीक वैसा ही था कि ये जो एक समाज में कद बढ़ाने का जो ज्वार था, वो अनायास मन में बैठा रहता था और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धन-संपत्ति इकट्ठा करके और ज्वार उठना, यानी कि एकदम उठाव तब होता था कि जब एक बार में खर्च कर दिया और देखा कि हुआ क्या, समाज में हमारी स्थिति बनी कि नहीं बनी, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, साल भर बाद पता चला हम वैसी स्थिति में फिर आ गए। तो इससे क्या होता था, लोग थक चुके थे। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। अब जब इसी तरह की सोच वाले लोग थे, देखा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, तो विचारक हुए, जो गीत कहानियों के माध्यम से मुस्लिम लोगों ने या इस्लामिक लोगों ने गा-गा के जागरूकता फैलाई, तो उन्हें सूफी संत कहा गया, सूफी लोग कहा गए। तो इन लोगों का आगमन हुआ जब, तो समाज में थोड़ा परिवर्तन होता है, जागरूकता आती है। इस काल को मध्यकाल में एक बहुत बड़ा जागरण काल था, जिसे हिंदी साहित्य के पटल पर भक्ति आंदोलन कहा जाता है। उसको मैं भक्ति आंदोलन ना कह के एक जन जागृति कह सकता हूँ, और कहा भी जाना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति काल नहीं था। भक्ति काल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सीधा-सीधा हम किसी की भक्ति करने लगे। अब जनाब भक्ति करने नहीं लगे। भक्ति जनाब, जैसे उस समय कबीर भी आते हैं, तो कबीर कहते हैं, "पाथर पूजे हर मीरे तो मैं पूजूँ पहाड़, ताते घर की चक्की भली पीछ खाए संसार।" तो उन्होंने उस समय की यथा स्थिति को देखा कि आडंबर क्या था, लोग पत्थर पूज रहे हैं। तो इस समय को भक्ति आंदोलन, भक्ति काल ना कह के, मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के और जागरूक जो आंदोलन चले थे, उसके विषय में अपना विचार जो प्रकट करते हुए बताता हूँ कि भक्ति आंदोलन नहीं था, ये जागृति थी। लोग जाग रहे थे, लोग समझ रहे थे कि अरे ये आडंबर है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपने नैतिक जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझें और उसके हिसाब से चलें। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की। तो इसको भक्ति कहेंगे। लोगों को समझाया कि अरे भाई, इस दिखावे में मत पड़ो, अपने काम करो और अपने काम से जो अर्जित की हुई धन संपत्ति है, उससे सुनियोजित ढंग से व्यय करो। तो ये कोई भक्ति थोड़ी ना हुई। ये तो एक जागृति हुई, एक विचार हुआ, एक विचार विमर्श हुआ कि हम सही काम करेंगे और सही तरह से उपयोग में लाएँगे किसी भी चीज़ को, गलत तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, आडंबर से बचेंगे। यहाँ भगवान की भक्ति से मतलब नहीं था। तो आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया। अब बताइए, सादा जीवन और उच्च विचार पर बल दिया। उधर एक आडंबर जिससे लोग थक चुके थे, और इधर सूफी संत और कवियों ने कोशिश की कि लोग जानें और जागरूकता फैली कि सादा जीवन उच्च विचार है। तो इसको भक्ति काल कहेंगे? नहीं, इसको भक्ति काल कोई भी कहे, लेकिन मैं तो नहीं कहता हूँ। भक्ति काल नहीं था। अब आगे हम जागरूकता आंदोलन तथा सूफी संतों का समय आता है। हालाँकि भारतीय इतिहास के पन्नों में या किताबों में लिखा मिलता है भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत, लेकिन मैं भक्ति आंदोलन नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जागरूकता आंदोलन तथा सूफी संत, इनका समय आता है। तो ये वीडियो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं यहीं पर इसको छोड़ता हूँ, और आगे हम भक्ति आंदोलन की जो किताबों में दिया गया है, उसको मैं जागरूकता आंदोलन के संदर्भ के रूप में बताने की कोशिश करूँगा, और उसमें बीच-बीच में अंतर भी बताऊँगा कि कैसे हम भक्ति आंदोलन को जागरूकता आंदोलन कह सकते हैं, और भक्ति आंदोलन कहना कितना सही है, कितना गलत है, ये डिसीजन आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा डिसीजन है, मैं भक्ति आंदोलन नहीं कहता हूँ, मैं जागरूकता आंदोलन कहता हूँ, रेनेसां कहता हूँ, जैसा पुनर्जागरण काल यूरोप में चल रहा था। तो